नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह मॉडल पेपर 8 पर बात करेंगे। 8 नंबर का मॉडल पेपर होगा जो आप सभी के सीटेट की परिपेक्ष की बात की जाए, वह सीटेट के चाहे फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कर रहे हो या सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी हर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एकदम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसी के आधार पर अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते चले तो कहीं ना कहीं इसी मॉडल पर, इसी पैटर्न पर जो आप सभी के पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हर प्रश्न, क्योंकि अब एक ही क्लास में सब कुछ, मैंने एक बार आप सभी को चैप्टर वाइज चीजें प्रोवाइड कर दी है, अब आपको एक ही क्लास में सब कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं, तो बेहतरीन तरीके से सीखने प्रयास करेंगे आप सभी और हर प्रश्न का आंसर। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, इसे देखिए और बताइए इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। तो अगर विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा, वैयक्तिक भिन्नता की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है, क्योंकि इसके जनक की अगर आप चर्चा करते हैं तो फ्रांसिस गार्टन बोले जाते हैं और उनका मानना था कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक ही तरीके का, मतलब समान तरीके का हो। तो इस तरीके से बात करें, सब अपने आप में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, सब अपने आप में डिफरेंसेस है हर व्यक्ति में। इस तरीके से बात की जाए तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऐसी बात कर रहा है। विकास के अगर परिपेक्ष की बात की जाए, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। तो दोस्तों, इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए, ए ऑप्शन में कह रहा है पर्यावरणीय कारकों, सिर्फ पर्यावरणीय कारकों की बात हो रही है, उसके साथ साथ आपके वातावरण की बात नहीं कर रही है। देखिए, अगर वैयक्तिक भिन्नता होती है तो कहीं कहीं वातावरण वंशानुक्रम दोनों का हाथ होता है, इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। करा कि शरीर के दिमाग के परिपक्वों पर विचार करना, तो व्यक्ति भिन्नता का ऐसा मीनिंग नहीं होता है, गलत होगा। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों तथा उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, और इसीलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, वह थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कर वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना और यहाँ पर विशेष शुरुआत देती है, ऐसा कुछ नहीं है। वातावरण भी बहुत जरूरी है, इसलिए वातावरण वंशानुक्रम दोनों महत्वपूर्ण है, और इसीलिए दोस्त फर्स्ट का क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति वह प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती हैं, या फिर व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है जी, इसमें से आपको क्या लगता है। प्रश्न संख्या 2 की अगर चर्चा की जाए तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा, देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमित होता है। अगर तुलना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्रमिक होगा। जैसे अगर किसी बच्चे की, अगर आपका शैशवावस्था आया होगा तो मेरा भी शैशवावस्था आया होगा, मतलब कहीं ना कहीं हर बच्चे का जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही आया है। तो एक तरीके से अब तुलनात्मक रूप से हम बात कर सकते हैं कि भाई साहब, हर बच्चे का पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आता है, इसीलिए सबका एक पैटर्न है और तुलनात्मक रूप से ऐसा हम कह सकते हैं क्रमिक होता है। इसका मतलब या तो पॉजिटिव है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ठीक है, समय के साथ विकास क्या हो, धीरे धीरे घटित होता, चेंज होता रहता है। और यहाँ पर कह रहा है सटीक गति, और कह रहा है कि प्रकृति के जन्म में समय ही निर्धारित हो जाती है। तो अब सटीक तरीके से मापन नहीं कर सकते हैं और सटीक तरीके से आप बता नहीं सकते विकास के बारे में बात की जाए, तो आपका क्या होगा, सी ऑप्शन बनेगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते, एकदम सही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो सेकंड का बनेगा वह सी ऑप्शन ही बनेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 3rd नंबर की चर्चा करते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, तथा सही विवेचन क्या है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान
की आवश्यकता होती है। कला की यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों से अपेक्षा लड़कों से अधिक पारंपरिक क्रिया करते हैं। ऐसा क्या बात है? क्या कोई शोध करके ऐसा कोई बात है? ऐसी कोई शोध करके बातें निकली हुई है? नहीं भैया। करें यहाँ पर अगर तुलनात्मक रूप से बात की जाए, कि लड़कियों की तुलना अगर लड़कों की से की जाए तो अधिक आवश्यकता होती है। कहीं अवधान की बात करें, ध्यान की अधिक आवश्यकता की बात कर रहा है। तो ऐसी कोई रिसर्च में पता नहीं चला है कि भाई साहब लड़कियों को ज्यादा आवश्यकता की जरूरत होती है अवधान की या ध्यान लगाने की। ऐसी कोई बात नहीं है और गलत चीजें हैं। ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन की अगर चर्चा करते करा कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, एकदम सही है, बी ऑप्शन बनेगा। सी में करा तुलनात्मक रूप से क्या कराया, अधिक नियंत्रित किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह थर्ड का क्या बनेगा, वह थर्ड का आपका बी ऑप्शन ही बनेगा। क्या कह सकते हैं आप सभी, यह लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, जो जेंडर बायस का एक क्या है, एक उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च में पता नहीं चला है और इसीलिए एक सिर्फ धारणा है, एक रूढ़िवादी बातें हैं, और इसीलिए दोस्त थर्ड का बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? अच्छा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, इसकी अवधारणा के बारे में, समझ के बारे में क्या है, प्रमुख है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना, ठीक है। मानक निर्देश और मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो दोस्तों आप पता है कि प्रगतिशील जो शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वह किस पर जोर देता है, वह प्रत्येक बच्चे की क्षमता पर और कहीं न कहीं उसमें विश्वास की संभावना की तलाश करता है। और इसीलिए जो प्रगतिशील की अवधारणा की बात की जाए तो ए ऑप्शन ही बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन ही बनेगा। बी में करा कि अब मानक निर्देश, तो मैंने आपको बताया मानक अपने आप में नेगेटिव है और इसीलिए यह ऑप्शन नहीं बन सकता, बी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी की बात करें बाह्य प्रेरणा, तो आपको मैंने बताया था बाह्य प्रेरणा खतरनाक होता है, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, और जब आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं तो आप लगातार वर्क करते रहते हैं, इसीलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। करें एक रूप मूल्यांकन, तो मैंने बताया था एक रूप मूल्यांकन नहीं हो सकता सभी का। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो मैंने बताया था बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम होना चाहिए, न कि पाठ्य पुस्तक, तो यह भी गलत होगा। तो फोर्थ का क्या बनेगा, वह फोर्थ का आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर की बात करें। दृश्य रूप से बाधित, मतलब देखने से बच्चा दिखाई उसको नहीं देता है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुकूलन करने चाहिए? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थियों से ध्यान से देख सकें, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो क्या इसमें से आपको राइट आंसर लग रहा है फिफ्थ नंबर के लिए? बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए बताएंगे आपका क्या राइट आंसर बनने के लायक है। फिफ्थ नंबर की चर्चा करें, चलिए। दृश्य रूप से बच्चा बाधित है, देखने में दिक्कत है, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करें। जब उसे दिखाई नहीं देता तो दृश्य प्रस्तुति करेंगे ना भैया, गलत होगा। करा कि स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे देख सकें। भाई जब उसे अभिन्यास करने की क्या बात है, अगर ठीक है अभिन्यास करते हैं लेकिन ध्यान पूर्वक देख सकें, तो देखना उसमें दिक्कत है, तो देखने की क्यों बात हो रही है, गलत होगा। कारण अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान देना, तो जब उसे दिखाई नहीं देता है तो वह कैसे लिख पाएगा, उसे पता ही नहीं है। करा स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ठीक है। बच्चों को जिसे नहीं दिखाई देता है उसे छूकर चीजों पर और अधिक से अधिक बोलने पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, फिफ्थ का डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर की बात करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए?
किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, जो सहयोगात्मक अधिगम की बात हो रही है और हम उम्र बच्चों की बात हो रही है। तो ऐसा कौन मानता था, ऐसा वाइगोत्स्की मानते थे। और वाइगोत्स्की की बात करें तो कहीं ना कहीं वह सहयोगात्मक अधिगम पर जोर देते थे और हम उन बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से सीखने पर बात करते थे। शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं समावेशी क्लासरूम की बात हो रही है। चलिए हम बात करते हैं सक्रिय रूप से हतोत्साहित। तो आप बात करते हैं हतोत्साहित की बात नहीं होगी, यहाँ तो गलत हो जाएगा। प्रोत्साहित की बात चर्चा होती तो सही होता, ए ऑप्शन नहीं बनेगा। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होगी। कभी कभी अगर प्रयोग नहीं करना है तो यह तो अपने आप से गलत है। और सक्रिय रूप से क्या होगा, आगे बढ़ाना चाहिए। और यही आपका सहयोगात्मक जो अधिगम और हम उम्र बच्चों की बात की जाए, आपका बनेगा ऑप्शन संख्या डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिक्स का क्या बनेगा, वह सिक्स का आपका बनेगा क्या, वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चर्चा करेंगे, प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा में सबसे अधिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कारण मानकीकृत परीक्षण, तो मैंने आपको बताया लचीलापन परीक्षण की बात की जाती है, ना कि मानकीकृत। तो या तो अपने आप में गलत होगा। प्रतियोगी अधिगम, तो आपको मैंने बताया था कंपटीशन वाला जो लर्निंग की बात नहीं की जाएगी, इससे बच्चों में जो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी, यह भी गलत हो जाएगा। अच्छा, विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है, स्पेशल जो है एजुकेशन स्कीम की बात करेंगे, ठीक चलेगा। और एक रूप निर्देश किसी को नहीं दे सकते क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, अपने आप में, या डी ऑप्शन भी गलत बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सेवंथ का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेवंथ का क्या बनेगा, वह सेवंथ का आपका क्या बनेगा दोस्त, सी ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर की चर्चा कर, अधिगमकर्ताओं एवं उसकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कर पठन अक्षमता, अधिगम क्रमता, धारा प्रवाह से पढ़ने लिखने में कमी, ठीक है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता, असक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमी, करा अवधारणात्मक कमी। तो यहां पर क्या करना है, करा कि कौन सा निम्नलिखित में से सही मिलान है, तो सही मिलान की बात हो रही है। करा अवधारणात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च प्रेरणा, लंबे समय तक अवधान रखने में सकती है। करा श्रव्य क्षतिपूर्ति, अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। तो भाई साहब चलिए अब बात करते हैं, श्रव्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ध्यान देंगे कौन सा सही मिलान की बात हो रही है। अच्छा, आप जानते हैं पठन जिसमें होगी, पढ़ने में अगर दिक्कत होगा तो क्या वह धारा के साथ पढ़ सकता है क्या, तो करा कि धारा पढ़ने में कमी, तो कौन सा इसमें से बनेगा। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न 8 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। करेगा सही मिलान की बात हो रही है, तो सही मिलान तो एकदम सही है। जिसे पठन अक्षमता है, जिसमें डिसलेक्सिया है, उसमें धारा प्रभाविता के साथ क्या कर पाएगा, नहीं पढ़ सकता है, एकदम सही है। ये ऑप्शन तो राइट बनेगा, यही ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। जब बी ऑप्शन में करा सृजनात्मकता जिस बच्चे में है, करा असक्रियता, कार्य पूरा करने में धीमी, तो भाई साहब वह तेजी से कर सकता है ना, जिसमें सृजनात्मकता बुद्धि होगी वह असक्रिय के साथ क्या करेगा, कार्य को स्पीड से करेगा और अलग तरीके से करेगा। धीमे की बात हो रही, गलत होगा। करा अवधान की बात करें, एडीएचडी वाला बच्चा करा कि उच्च अप्रेरणा, तो उच्च अप्रेरणा कभी नहीं होता है, लंबे समय तक वह बैठ नहीं सकता है, ध्यान भ्रमित हो जाएगा, गलत होगा सी ऑप्शन। अच्छा, डी में करा कि जो जिसको श्रव्य मतलब सुनाई जिसे नहीं देता है उसे दिखाई भी नहीं देगा, तो ऐसी कोई बात क्या नहीं, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्त, वह 8 का यही ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 9th नंबर की बात करें, एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है। तो मैंने आपको बताया था एक ही काम को, एक ही समस्या को मूल रूप से अपसारी तरीके से, कहीं ना कहीं वह किसके तरीके से, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ वह समाधान कर पाएगा, उसको सॉल्व कर पाएगा। कौन सा बच्चा, सृजनात्मकता वाला बच्चा, और इसीलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्षतिग्रस्त बच्चा ऐसा कुछ नहीं, अधिगम आसक्तता वाला बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। जो कर पाएगा मूल रूप से और अपसारी तरीके से समस्या का समाधान कर सकता है, वह सृजनात्मक बालक ही कर पाएगा, एक क्रिएटिव चिल्ड्रन ही कर पाएगा। इसलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ
अनुकूलन नहीं कर सकता है। कौन सा अनुकूल नहीं, मतलब अनुकूल नहीं हो सकता है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है। चलिए, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ठीक है, या तो सही है, पॉजिटिव है। कौन सा में निगेटिव ढूंढना। अगर शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान में पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ठीक है, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। गलत होगा। और कर विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों को लगे रहने के लिए लगातार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा गलत है, तो गलत एकदम सीधा पता चल रहा है कौन सा इसमें से गलत होगा। प्रश्न संख्या क्या है, 10 नंबर है। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करेंगे ना, तो प्रश्न संख्या 10 आपको सीधा दिखाई दे रहा हो कौन सा इसमें से बनेगा। देखिए, अगर सहयोगात्मक रूप से तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है, संरचनात्मक जो परिवेश की बात होती है, तो या तो पॉजिटिव है, उसके लिए सहयोगात्मक रूप से लगे होते हैं, या तो आपका होगा नहीं आंसर, क्योंकि हमें ढूंढना है नेगेटिव। तो ए ऑप्शन तो सही है, गलत हमें ढूंढना है। यहां पर कह रहा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार और अनुभव को प्राप्त करते हैं। जो प्रकरण है जिस पर वार्तालाप हो रही है, उसके बच्चों के अनुभव को, बच्चे के विचारों को हम लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, उसके वर्तमान ज्ञान को उसको विस्तृत करने की कोशिश रहेगी। ठीक है, यह भी पॉजिटिव। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई साहब, हम सभी बच्चे, जो शिक्षक है ना, वह प्रक्रियाओं को फीडबैक नहीं देता है, प्रदर्शन पर फीडबैक देता है। तो प्रक्रिया पर फीडबैक देना चाहिए, ना कि प्रदर्शन पर, और इसीलिए यह दोस्त गलत है। और जब गलत है, यही ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। 10 का क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन ही बनेगा। अच्छा, डी में करा विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक, एकदम ठीक है, ये चीजें लगातार प्रयास करना चाहिए, यह भी पॉजिटिव है। 10 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा। चलिए यहां पर चलते हैं 11 नंबर के लिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय किसके। प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, सफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, या सफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अधिगम लक्ष्य, या प्रदर्शन लक्ष्य। तो बताएंगे कौन सा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वजह प्रदर्शन लक्ष्य। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन अगर हम बैच कराएंगे, इसमें अगर फीड करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी ही क्या होगा, ऑप्शन संख्या इसमें क्या है, डी ही बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, डी ऑप्शन ही फीड किया जा सकता है, और अदरवाइज कोई नहीं होगा। देखिए, यहाँ प्रदर्शन अगर लक्ष्य करते हैं, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या अधिगम लक्ष्य को बजाय, तो एकदम नहीं होगा भाई साहब। अधिगम लक्ष्य की हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर अधिगम लक्ष्य अगर बात की जाए, अधिगम लक्ष्य अगर करेंगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि करा कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वजह प्रदर्शन लक्ष्य। मतलब दिखाने की कोशिश मत कीजिए, आप क्या करिए, आप मेहनत कीजिए, अधिगम कीजिए, अपने आप प्रदर्शन हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। कौन सा परिणित नहीं है, इसका मतलब कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा इसमें से गलत है, वही हमको ढूंढना है। दोहराने और स्मरण करने की बढ़ावा देना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों को प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो पहले से आपके पास ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, जब आपके पास कोई नया ज्ञान आए उसको जोड़ लें। तो कहीं ना कहीं परिणित नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको निगेटिव ढूंढना था। तो निगेटिव कौन सा होगा, दोहराना और स्मरण करना क्या है, निगेटिव होगा दोस्तों। स्मरण करना और दोहराना अपने आप में क्या है, वह निगेटिव है, क्योंकि स्मरण और दोहराने की बात नहीं की जाती और उसको बढ़ाने की बात हम नहीं करेंगे। अच्छा, निगेटिव है तो हमारा आंसर ही बनेगा, ए ऑप्शन इसलिए बनेगा। अच्छा, उदाहरण और गैर उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण और गैर उदाहरण तो देना चाहिए, अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैर उदाहरण से आपको पता चलता है कि आपको इसको इंप्लीमेंट नहीं करना, इसको अप्लाई नहीं करना है। तो यह तो बात बनेगा। करा एक समस्या को अनेक तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है, प्रोत्साहित करने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव था वही हमारा ऑप्शन बनेगा, निगेटिव था 12 का ए, वही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए, इनमें से कौन सा बाय अफेड़ा। तो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है, कौन सा इसमें से बनेगा। मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब अपना गृह कार्य करती हूं। गृह कार्य करने से
करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। क्रम मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देती हैं। अब मैं अपना कार्य गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो कौन सा इसमें से बाय अपेड़ा का उदाहरण है? तो बाय अपेड़ा की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 13 की अगर अब चर्चा करेंगे तो क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 13 की अगर चर्चा करेंगे ऑप्शन संख्या हमारा क्या बनेगा? सी ऑप्शन ही बनेगा। क्योंकि क्यों बात करते हैं, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो कहीं ना कहीं इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है ए ऑप्शन में। अच्छा, बी ऑप्शन में की बात करें, गृह कार्य करने में मुझे अवधारणा अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो अवधारणा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझती हूं। तो अवधारणा मैं अपना गृह कार्य अगर पूरा करती हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में मुझे मदद मिलती है। या तो इंटरनल की बात होगी। लेकिन अब अगर सी की बात करें तो कह रहा है कि यहां पर अंक देता है कौन? टीचर। अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस करके जाती हूं, लड़की कर रही है, तो क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं तो शिक्षक हमें क्या करता है? नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है, बाय प्रेरणा की बात हो रही है। और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, कह रहा उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, कह रहा उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया प्राथमिक कक्षा कक्ष में क्या देना चाहिए? उसे उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। कह रहा केवल गैर उदाहरण, तो उदाहरण भी दे और गैर उदाहरण दे। तो इसका मतलब कहीं ना हमेशा गलत ही ना बताए, सही भी बताए और गलत भी बताए। तो आपका उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सी में कह रहा है कि दोनों नहीं देना चाहिए, तो एकदम दोनों देना चाहिए, गलत होगा। कह रहा केवल एग्जाम्पल देना चाहिए, या भी गलत होगा। तो राइट आंसर प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह बी ऑप्शन ही बनेगा। 14 नंबर के लिए क्या दोस्त बनेगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आगे बात करते हैं 15 नंबर के लिए। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कौन सा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कह रहा सूचनाओं का संचरण, कह रहा दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, कह रहा एक रूप और मानकीकृत, अन्वेषण और परिचर्चा। तो मैंने आपको बताया अर्थ निर्माण में कौन सा बढ़ावा देगा? तो सूचनाओं का संचरण करना। सिर्फ क्या करें हम? जो ट्रांसमिशन करें, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यह कहीं ना कहीं ज्ञान को बढ़ावा देने की बात नहीं करेगा। अच्छा, ज्ञान की बढ़ावा तब देगा जब हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कहीं ना कहीं डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन और हम जब डिस्कशन करते हैं, अन्वेषण, कहीं ना कहीं वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलता है। और इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन बनेगा। सूचना का संचरण गलत होगा। का दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, तो कहीं ना कहीं निगेटिव हो। दंडात्मक कार्य अपने आप में क्या है? अपने आप में निगेटिव वर्ड है, और इसीलिए आपका बी ऑप्शन नहीं बनेगा। एक रूप और मानकीकृत मैंने आपको बताया था हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूप व्यक्ति भिन्नता का हनन है और मानकीकृत एक है। आपको बताया था मानकीकृत परीक्षण की बात नहीं की जाती है, लचीला परीक्षण की बात होता तो कहीं ना कहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपका यह भी गाते बिगड़ेगा, और जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 15 का डी ऑप्शन ही राइट होगा। क्या होगा? 15 का आपका डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे 16 नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है? कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है प्रभावी अधिगम का? जो आपका इफेक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल कौन होगा? का लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, कर संगठनात्मक चार्टों और अवधारणा नक्शे बनाना, कर गैर उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, कर स्वयं से प्रश्न करना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पर ए ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं इसमें लिखा गया है। एक ऑप्शन इसमें से हमको लगता है छूट गया है। इसमें 4 ही ऑप्शन है। अच्छा, 5वां ऑप्शन भी रहा होगा, उसमें टाइप नहीं हुआ है। इसमें एक और रहा होगा, वह आपका इसमें से टाइप नहीं हो पाया है। अच्छा, हम उन साथियों को समझाना होगा जी, या हम उन बच्चों को समझाना। यहाँ पर लिखा है हम उम्र साथियों को समझाना, साथियों को समझाना यहाँ पर है। ठीक है, चौथा है, 5वां यह है। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं लक्ष्य। तो कौन सा होगा? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, या कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको क्या लगता है इसमें से प्रभावी अधिगम करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल अच्छा प्रभावी होगा? एकदम बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा, क्या इसमें से राइट ऑप्शन आपका बनने वाला है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चलिए यहां पर कह रहा है लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जब प्रभावी अधिगम तब होता है, प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग तब होगा जब कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप भैया साहब लक्ष्य अपना निर्धारित कर लोगे, मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना है और एक समय सिस्टमेटिक तरीके से उस पर वर्क करोगे, तभी तो आप लक्ष्य पर पहुंचोगे। इसका मतलब कहीं ना पॉजिटिव तो ए ऑप्शन होगा। अच्छा, संगठनात्मक चार्टों की बात, सही अवधारणात्मक नक्शे बनाना, जो समझ पर आधारित नक्शे बनाना अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह भी होगा। उदाहरण और गैर उदाहरण भी अपने आप में पॉजिटिव है। अच्छा, स्वयं से अगर हम उम्र साथियों को समझना यह भी है, क्योंकि जब आप अपने हम उम्र के बच्चों को समझाते हैं तो उससे बहुत सारे नॉलेज आप प्राप्त करते हो। यह भी फोर्थ भी बनेगा और फिफ्थ भी बनेगा। स्वयं से प्रश्न करना और सही, मैंने आपको बताया स्वयं से प्रश्न करने से आपको यह पता चलता है क्या मुझ में कमियां हैं और दूर कैसे हमको करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सभी आपका राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। 17 नंबर के लिए कर संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कर कोरी पट्टी और खास स्लेट जिनमें जिससे जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्रणाली जिसमें अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता तथा ढांचा ढाला जा सकता है, एक समस्या समाधान करने वाला एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, एक लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग और वयस की तुलना में कम करते हैं। देखिए, संरचनात्मक ढांचे की बात की जाए तो बच्चे को किस प्रकार में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान करने वाले बच्चे के रूप में और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है जब आप संरचनात्मक ढांचे की चर्चा करते हैं। यहां पर कोरी पट्टी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आदर्शवाद देखता है, गलत होगा। निष्क्रिय प्रणाली के रूप में कोई नहीं देखता, सक्रिय प्रणाली में देखा जाता है, यह भी गलत हो। अनुबंधन के द्वारा और अनुबंधन के द्वारा व्यवहारवादी देखते हैं, ना कि संरचना वाले, तो यह भी बात गलत। और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। डी में करा है कि लघु वयस के रूप में देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं यहां पर करत वयस से तुलना, तो तुलना अपने आप में नेगेटिव होगा दोस्तों। और इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 17 का क्या बनेगा? वह 17 का क्या बनेगा? सी ऑप्शन ही बनेगा। 17 का सी ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के लिए करें अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सहयोगात्मक अधिगम करते समय का प्रयोग करते समय शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो कहीं ना कहीं सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह को निगरानी करना एकदम बात बनेगा। करिए चलते हैं, कर बच्चों को छोड़ देना और बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ऐसी बात नहीं की जाती है। अगर सहयोगात्मक अधिगम की बात करेंगे तो सहयोगात्मक अधिगम ऐसा नहीं करता है। जो कोऑपरेटिव जो लर्निंग की बात की जाए वह अगर टीचर के रूप में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कक्षा को छोड़ देना, स्वतंत्र छोड़ देना नहीं होता है। तो जब अगर स्वतंत्र छोड़ देंगे तो शिक्षक क्यों आ रहा है, तो बात तो बिगड़ेगी। अच्छा, कर सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, और सही है प्रत्येक समूह की निगरानी करना। करा कि यहां पर ध्यान दें, करा कि उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो क्या उसमें जो बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है उनको हम छोड़ देंगे, या तो अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा, और इसलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन भी गलत बनेगा। डी में करा एक मूक प्रदर्शन होना, करा एकदम शांत मार के शांति, एक गूंगा बन जाएंगे, साइलेंट बन जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। मूक एक तरीके से मूक क्या होंगे? दर्शक के रूप में काम करेंगे। नहीं भाई साहब, आप क्लास में हैं, बच्चों का मदद कीजिए, बच्चों की सहयोग करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो 18 नंबर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 19 नंबर, कर बच्चों की गलतियां या भ्रांत अवधारणाएं कैसी होती हैं? अच्छा, जो बच्चे गलतियां करते हैं पढ़ते समय और भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं अधिगम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसी का एक हिस्सा माना जाता है। करा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के रुकावट एवं विघ्न है। करा कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। करा सूचित करती है कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। करा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सही है भाई साहब, जब बच्चा गलतियां कर रहा है और भ्रांत उत्पन्न हो रही है, अवधारणा उत्पन्न हो रही है, भ्रांतियों में मतलब जो
जो भ्रांत अवधारणाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जो गलतियां बच्चा कर रहा है और उसमें कंफ्यूज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा समझने का प्रयास कर रहा है और सीख रहा है, इसलिए कह रहा है कि रुकावट और विघ्न की बात नहीं होता है भाई साहब, उससे और बेहतर बच्चा सीखेगा और उसके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे, तो गलत होगा। या कह रहा कि एक अनदेखी करना चाहिए, एकदम अनदेखी नहीं करना चाहिए, बच्चों को ध्यानपूर्वक दिमाग में रखना चाहिए कि जो बच्चा गलती करा उसको हम सुधारें। सूचित करती हैं कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न है, ऐसी कुछ नहीं है कि निम्न की बात होती है अच्छी बात। कोई क्या सिर्फ वयस्क क्या कभी भ्रांतियां नहीं होती है वयस्कों में, क्या वह गलतियां नहीं करता, सब गलतियां करते हैं और सब गलतियां करके सीखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, एकदम सही है। भ्रांतियां और क्या है, जो गलतियां हैं वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक क्या है दोस्त, वह एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती हैं, वह इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। तो 19 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह आपका डी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर की चर्चा कर। जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यक्तिगत तरीकों को क्या कहा जाता है? कर स्कीमा या प्रतिमान या मानसिक मैप या कर मानसिक उपकरण, क्या आप बताएंगे? कर विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और दोस्तों या कई बार आप जानते हैं जीन पियाजे का शब्द है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है जो मैंने आपको मैं ज्ञान यहाँ से ट्रांसफर करूँ, ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वह कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में मस्तिष्क में कहीं ले जाकर क्या कर रहे होंगे, व्यवस्थित क्रम से सेट कर रहे होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। वही कह रहा है कि भाई साहब कि विशिष्ट वैज्ञानिक संरचनाएं जो अपना रहे हो अनुभव से सही अर्थ निकालने को जो व्यवस्थित तरीका है उसी को क्या बोलते हैं, हम स्कीमा बोलते हैं। और राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा ए ऑप्शन बनेगा। तो कहीं ना कहीं अनुभव से क्या करो, व्यवस्थित क्रम में आप सेट कर रहे होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। 21 नंबर के लिए करा कि 20 का जो बनेगा वह स्कीमा बनेगा। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करेगा? सामधारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे प्रश्न संख्या 21। बेहतरीन प्रश्न और इसके लिए दोस्त बताइए, देखिए कह रहा उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा क्या किया जाता है, उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। देखिए मैंने आपको बताया लेवाइगोस्की का एक सिद्धांत, लेवाइगोस्की का एक उनके सिद्धांत में बातें आपको बताया था मैंने, क्या जिसे बोलते हैं जेडपीडी। क्या बताया था मैंने, जेडपीडी बताया था। और जेडपीडी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था शुरुआत में काम की जाए, लास्ट में क्या हो, यहाँ पर आपका बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट हो, बच्चा स्टार्ट करे, यहाँ पर उसका मध्य का क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं जेडपीडी और यहाँ पर बच्चे का लक्ष्य हो। तो ध्यान देंगे, अगर कह रहा कि यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए क्या प्रश्न में कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से अधिक आगे, मतलब बच्ची यहाँ से, जेडपीडी का मतलब होता है बच्ची काम यहाँ से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक जाती है, ठीक है, और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन प्रकाशित करेगा, वह जेडपीडी कहलाता है। और जेडपीडी आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बीच का जो खाली क्षेत्र है और बच्ची को सहायता करके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके, जिसे हम बोल देंगे जेडपीडी। सामधारण का मतलब होता है, सामधारण किसका शब्द है, वह सामधारण इन्हीं लेवाइगोस्की का शब्द है। लेकिन जो सामधारण की चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, विरोध नहीं होता है इसमें, या सामधारण की अगर चर्चा करेंगे तो जीन पियाजे का शब्द है। क्या है, जीन पियाजे का शब्द। और जीन पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे जैसे आपको मैंने अनुकूलन 2 शब्द बताया था, एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताया था। अनुकूलन 2 प्रकार से बताया था। एक मैंने आपको बताया था समावेशन, जिसे आत्मसातीकरण बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था समायोजन। तो समावेशन में क्या होता है कि पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है और समायोजन में क्या किया जाता है, नई जानकारी को महत्व दी जाती है। उसी प्रकार के एक शब्द है सामधारण, जिसे हम सामधारण बोलते हैं या सामकरण बोलते हैं, और इसमें की जाती है, इसमें विरोधाभास नहीं होता है, ठीक है। जो आपके पास नॉलेज आ रहा उस नॉलेज को आप सेट करके बस दिमाग में व्यवस्थित कर ले रहे हैं। संरक्षण की बात करें तो मैंने आपको बताया था संरक्षण या
पियाजे की अवस्था की तीसरी अवस्था में आता है, जिसे बोलते हैं 7 से 11 वर्ष। बच्चा जो संरक्षण करना सीख जाता है एक व्यवस्थित क्रम से। एक संरक्षण जब आप चीजें बताएंगे, कंजर्वेशन का गुण विद्यमान होता वह पियाजे के स्टेप में आता है। और बुद्धि इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा 21 का। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, कर्लेवाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? सामाजिक पारंपरिक क्रिया द्वारा, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, या अनुकूलन और संगठन, या पुरस्कार एवं दंड। तो पुरस्कार और दंड की बात करेंगे तो व्यवहारवादी मानते हैं, गलत होगा। अनुकूलन और संगठन की बात करें तो जीन पियाजे मानते हैं। मैंने लेवाइगोस्की के बारे में अनुसार पूछ रहा है तो या तो बात सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। उद्दीपन अनुक्रिया की बात करी जाए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की अगर बात करेंगे तो या व्यवहारवादी मानते हैं या भी नहीं। और लेवाइगोस्की का चर्चा अगर करें तो लेवाइगोस्की का सिद्धांत ही कहलाता है सामाजिक अंतःक्रिया का, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। उनका मानना था बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, समाज से क्या इंटरेक्ट होगा और इसके बाद अपने ज्ञान की प्राप्ति करता। और ऐसा आपका राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन 22 का क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। सोशल इंटरेक्शन या लेवाइगोस्की का था और इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन बनेगा। अच्छा, लेवाइगोस्की कहते हैं बच्चा हम उनके साथ बेहतर सीखता है, बच्चा खेल के साथ बेहतर सीखता है, इसीलिए जो आपका राइट आंसर बनेगा वह ए ही ऑप्शन बनेगा। अच्छा, 23 नंबर की हम चर्चा करेंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 23 नंबर देखेंगे, करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम और विकास दोनों क्या है, एक तरीके से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। क्या अधिगम जो हो जाता है विकास, देखिए अधिगम आप तभी कर पाओगे, लर्निंग तभी कर पाओगे जब आपका डेवलपमेंट हुआ है, आपका विकास हुआ है। जब विकास ना हुआ रहेगा तो अधिगम कैसे कर पाएंगे? तो अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, गलत है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। तो अधिगम की दर विकास की दर से अधिक नहीं होता। जब विकास हुआ रहेगा तभी अधिगम कर पाएंगे, नहीं हो सकता। आपका बी ऑप्शन नहीं करा। विकास और अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर है, एकदम सही है। अंतर निर्भर होते हैं, कर विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, या तो एकदम फर्जी है दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर दी क्या होगा, इंटररिलेटेड एंड इंडिपेंडेंटेड। तो कहीं ना कहीं क्या है, इंटर रिलेट है और कहीं ना कहीं इंटर क्या है, जो इंडिपेंडेंट है, दोनों होगा। स्वतंत्र की बात करें, अंतर संबंधित, अंतर निर्भर करा इंटरडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं अंतर संबंधित क्या होगा, अंतर संबंधित। और कहीं ना इंटर जो है रिलेटेड, तो अंतर संबंधित और अंतर जो निर्भर है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अच्छा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका एज आप जानते हैं दोस्तों, इसका एज क्या कहलाता है, 7 से 11 वर्ष। और 7 से 11 वर्ष की बात हो रही है। सुरक्षित रखने की योग्यता, कि परिकल्पनिक निर्णयात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। तो मैंने आपको सजीवात्मक चिंतन की बात करें तो जो जीवाद होता है वह दूसरी अवस्था में होता है 2 से 7 वर्ष में, जिसे बोलते हैं निर्जीव को सजीव समझना। निर्जीव को समझता दूसरी अवस्था में, गलत होगा। अच्छा, मूर्त पूछ रहा है तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा? देखिएगा यहाँ पर सुरक्षित रखने की योग्यता एकदम सही। कौन सा बनेगा? बेहतरीन प्रश्न है। एक बार आप सभी कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए दोस्तों, अगर यहां पर बात की जाए द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्स करता है बच्चा, वह क्या करता है, सेकेंडरी सर्किट रिएक्शन करता है, चौथी अवस्था में करेगा। चौथी अवस्था में जिसका एज की बात करेंगे, एज आपका 11 से 15 वर्ष में करेगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, बी में परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क, तो आपको जानते हैं ये चौथी अवस्था का गुण है जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। सुरक्षित रखने की अवस्था, रखने की योग्यता आ जाती है तीसरी अवस्था में। क्रम लगाने की व्यवस्था, ध्यान देंगे तीसरी अवस्था की जब आप चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं संरक्षण का गुण आ जाता है, संरक्षण आ जाता है, कहीं ना कहीं वर्गीकरण का विद्यमान हो जाता है बच्चे में, वर्गीकरण की बात हो जाती है, कहीं ना कहीं श्रृंखला में बच्चा व्यवस्थित कर पाता है, श्रृंखला में बच्चा व्यवस्थित कर पाता है, कहीं ना कहीं बात करें वह क्या कर पाता है, वह श्रृंखला में कर पाता है, वह क्रम आदि में क्या हो जाता है, वह एक तरीके से उसमें गणितीय संक्रियाओं में विद्यमान हो जाता है, गणितीय संक्रिया सही तरीके से कर पाता है,
संक्रिया सही तरीके से कर पाता है, विलोमिता कर पाता है बच्चा, विलोमिता सही तरीके से कर पाता है। कहीं ना कहीं उसमें बच्चे में और क्या गुण आ जाते हैं, विलोमिता के साथ साथ उसमें एक तरीके से प्रतिवर्तन जिसे बोलते हैं, प्रतिवर्तन बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बोला जाए बच्चे में क्या हो जाता है, बच्चे में संरक्षण, वर्गीकरण, श्रृंखला, गणितीय संक्रिया, विलोमिता, दूसरे के नजरियों को, दृष्टिकोण को समझ पाता है। ये सारी विशेषता आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है और दूसरी जिसे आप बोलेंगे ए ऑप्शन इसके थ्रू आपका राइट आंसर बनेगा। तो आपका जिसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें से एबिलिटी आप सेफ कीप सेव की बात करेंगे, ए ऑप्शन आपका 24 का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे कि एवं लेवाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? तो आप जानते हैं दोनों लोग किसके रूप में देखते हैं, सक्रियता के रूप में देखते हैं। मतलब सक्रियता की बात करेंगे हमेशा से। अगर प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तो प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन की बात करेंगे तो व्यवहारवादी देखता है। क्या देखते हैं, व्यवहारवादी। और जीन पियाजे और लेवाइगोस्की की बात करें तो यह दोनों संज्ञानवादी थे, गलत होगा। निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया गलत। सक्रिय विनियोजन से अर्थ जो निर्माण की प्रक्रिया एकदम सही होगा, सी ऑप्शन। कौशलों का अर्जन, ऐसा कुछ नहीं, कौशलों की अर्जन की बात यह नहीं करते थे। तो राइट आंसर 25 का जो बनेगा वह 25 का दोस्तों आपका सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 26 नंबर चर्चा करिए। करा कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं को दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चिन्हित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? कर लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, करा कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 26 जो आप सभी के लिंग पूर्वाग्रह से प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। 26 नंबर की अगर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करा, देखिए यहां पर क्या करा है, करे कि भाई साहब जो समाचार पत्र से कहानियां और कतरनों का चयन करने से क्या होगा, प्रस्तुत करने से जो होता है पुरुष और महिला दोनों गैर परंपरागत, मतलब कहीं ना कहीं दोनों को किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, दोनों को समान तरीके से देखा जा रहा है। तो यहाँ इसमें किसका या करा कि एक प्रभावी रणनीति किसका है, कर लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, तो स्थिरता को बढ़ा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक सामना करने की बात हो रही है, दोनों को बराबर पैरेलल में देख रहा है, तो या तो गलत होगा। यहां पर करा कि प्रोत्साहन देने के लिए, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, तो प्रोत्साहन की बात नहीं हो रहा है। इसमें दोनों को पैरेलल देखा जा रहा है, गलत होगा। लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए एकदम सी ऑप्शन बनेगा। डी में करा जेंडर पक्षपात को बढ़ाने, तो पक्षपात इसमें नहीं बढ़ रहा है, तो दोनों को गैर परंपरा स्तर पर देख रहा है, भूमिकाओं पर चिन्हित कर रहा है, चित्रित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से दोनों को महत्व नहीं दे रहा है और दोनों को महत्व भी दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों को एक तरीके से एक पैटर्न में देख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने की बात हो रही है। 27 नंबर की बात करेंगे, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा किसी कार्य सही कार्य परिभाषित किया जा सकता है जो कानून और सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, क्रयंत्री सापेक्ष अभिन्यास। तो दोस्तों यह प्रश्न जो आपका है कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न है और ऐसा पूछ रहा है अंतःकरण स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था संपूर्ण मानवता के लिए वैध है, तो संपूर्ण मानवता के लिए वैध की बात मैंने किया था। जो आपका जो जिसे बोलते हैं पश्च परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर की बात करेंगे। और पश्च परंपरागत स्तर की जब आप चर्चा करते हैं तो इसका एज की बात करेंगे 13 से 16 वर्ष मैंने आपको बताया था। और इसमें दो तरीके से बच्चा निर्णय लेता है, एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर, एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर, एक सार्वभौमिकता के आधार पर। तो कहीं ना कहीं इस पे करा कि जो संपूर्ण मानवता के लिए सही है तो आपका जो बनेगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और इसीलिए दो तरीके से बच्चा, और सामाजिक क्रम व्यवस्था की बात करेंगे तो कानून व्यवस्था किसी भी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए, या दूसरे का दूसरा है या तो बात बिगड़ेगा, या तीसरे का पहला है सामाजिक अनुबंधन। तो सामाजिक अनुबंधन कहता है लचीलापन होना चाहिए और जो संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी हो वह सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास कहलाएगा। या
यांत्रिक सापेक्ष की बात करेंगे तो अपने आप को स्वार्थी स्वभाव दिखाता है, या भी नहीं होगा और या नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। आपका करेक्ट आंसर 27 का जो राइट आंसर होगा वह 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 के लिए, और आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि इनका जो सिद्धांत था वह 8 प्रकार के सिद्धांतों पर, जो इनका सिद्धांत था बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। 8 प्रकार के बारे में 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं, और इसमें से कह रहा है कि जो 8 प्रकार की बुद्धियां उसमें कुछ विशेषताओं की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दूसरों की मनोदशा, तो मैंने आप बताया था दूसरे की मनोदशा अगर पहचान लेता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। जब दूसरों की बातों पर पहचानेगा तो इंटरपर्सनल कहलाएगा। तो मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाया है। अच्छा, अब आपको बस प्रैक्टिस मॉडल पेपर है तो आपको थोड़ा सा स्पीड भी रहेगी और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि सारे की सारी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। अंतरावैयक्तिक, तो अंतरावैयक्तिक की बात करेंगे नहीं, यहाँ पर अंतरावैयक्तिक जो इसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल। और इंट्रापर्सनल की जब आप चर्चा करेंगे तो खुद के बारे में, या दूसरों की मनोदशा नहीं, खुद की मनोदशा और स्वभाव को जानता है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नैदानिक नहीं होगा, प्रकृतिवादी। नैदानिक की बात करते ही नहीं थे, प्रकृतिवादी में कहते थे जैसे किसान हो गया, वनस्पति, जिससे वनस्पतियों से लगाव हो, जैसे माली हो गए, उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती थी। और इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन नहीं बनेगा। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन वह ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन बनेगा। अंतर वैयक्तिक जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल, यहां पर इंट्रा लिख देंगे, इंट्रापर्सनल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर के लिए करें कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए, बच्चों के जो मूल्यांकन होते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही कारण होने चाहिए, कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों का गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के रूप में अलग करना, नाम देना। तो मूल्यांकन ऐसी बात नहीं करता कि भाई साहब अलग कर दें और नाम दे दें, तो ऐसा कहीं ना कहीं आपका समावेशी शिक्षा का क्या होगा, हनन होगा। समावेशी शिक्षा का इसमें हनन होगा, समावेशी शिक्षा का हनन होगा। और समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना तो हनन तो करना नहीं है, तो दोस्त आपका ए ऑप्शन नहीं बन सकता। अच्छा, कर कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है, ठीक है, या तो पॉजिटिव है। कर समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना, या मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे में समय समय पर क्या हो रहा है, जो लर्निंग में चेंजेज, और कहीं ना कहीं जो बच्चे में प्रगति है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसका पता लगाना होता है। किसका, इवैल्यूएशन का अर्थ होता है, क्या होता है, इवैल्यूएशन का जो अर्थ होता है, मूल्यांकन का अर्थ होता है जो अधिगम में परिवर्तन साथ साथ बच्चे में प्रगति कैसा हो रहा है इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो थर्ड भी होगा। फिर बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं और सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, इसका भी इवैल्यूएशन का अर्थ होता है। इसलिए फोर्थ भी राइट है। तो फोर्थ, थर्ड और सेकंड कौन सा होगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट बन रहा है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में एकदम टकराते हैं, और आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, इसे ध्यानपूर्वक देखें बच्चा, और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। मैंने आपको समाजीकरण के बारे में कई बार हमने पढ़ाया है, सिखाया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण आपसे पूछा जाता है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण ही पेपर में खूब पूछा जाता है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण यही खूब आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा राइट होगा, क्या करा, इसमें ध्यान देंगे तो करा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मतलब दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर। चलिए, करा कि भाई साहब मीडिया, तो मीडिया आपका क्या है, द्वितीयक के अंतर्गत आता है। मीडिया किसके अंतर्गत, द्वितीयक के अंतर्गत आता है। और अगर विद्यालय की बात करें तो द्वितीयक के अंतर्गत, विद्यालय की बात करें, परिवार की बात करें प्राथमिक के अंतर्गत, पास पड़ोस भी प्राथमिक के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं आपका
समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये चारों के चारों करते हैं, मीडिया, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह आपका क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 30 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्त, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप बात करें तो आप सभी का इस तरीके से बात किया। 30 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर थे और आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी यह बेहद महत्वपूर्ण थे और इसी ही प्रकार से क्वेश्चन टपकते हैं आपके पेपर में। मैंने आपको एक बार चैप्टर वाइज चीजें पढ़ा दी है। अगर जो भी बच्चे मॉडल पेपर की या देख रहे हैं, मॉडल पेपर को देख रहे होंगे, अगर वह चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और बेहतरीन चीजें समझाई गई बेहतरीन तरीके से। हर प्रश्नों के हर चैप्टर के 30-30 प्रश्नों के माध्यम से मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस कराई है, सिखाई है। वहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपका यहाँ पर मॉडल पेपर के थ्रू आप चीजों को हल कर लीजिए, कितना हमारा क्वेश्चन सही हो पा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा जितने आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका 25 से लेकर 30 के बीच में नंबर आराम से हो सकता है और बेहतरीन नंबर आप पाएंगे दोस्तों। और इसका मदद जो ये आपका सीडीपी के जो पेडागोजिकल पार्ट है, इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट के पेडागोजिकल जो पार्ट है उसको सॉल्व करने में। तो अगली क्लास में दोस्त हम मिलेंगे और चीज़ों को समझते रहिए और सीखते रहिए। और सभी को जैसा भी आपको सेशन लगा हो दोस्त, एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो आप सभी एक बार पॉजिटिव कमेंट अपने अपने नज़रिए से करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप अमित सर के बारे में जैसा भी आपको लगा हो कि सर जी ने पढ़ाया, आपको सिखाया गया मेरे माध्यम से, और जरूर अपने राय एक बार जरूर दे दें दोस्त। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।